बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपना कैमरामैन फुरकान नवाज साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि कल मैंने ऑडियो लीक्स के हवाले से 2 प्रोग्राम्स किए थे, उनमें से एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि कोई भी अगर जुर्म होता है तो उस जुर्म के हवाले से सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि उसका बेनिफिशरी कौन होता है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो JIT तश्कील दी गई ऑडियो लीक्स के हवाले से, उसको न सिर्फ उन अफराद की तलाश है जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड की, बल्कि उनकी भी तलाश है कि जो इनके बेनिफिशरी हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कल ही कहा था कि इसके ताने बाने बिलाखिर जाके PTI से और इमरान खान से ही मिलने हैं। तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल वहीं जा रही है और सूरत हाल उसी तरफ जा रही है, और जिसका इंदिया आज खुद इमरान खान ने एक तकरीर अपनी जो उन्होंने तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, उसमें उन्होंने जो बात कही, उसने बहुत बड़ा शक पैदा कर दिया है। नाज़रीन, इस पर भी हम तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो अपना एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, और इसके हवाले से मतलब हैरत हुई मुझे कि वो इस पर भी सियासत कर रहा था और वो ये कह रहा था कि ये तो अच्छी बात है कि इससे ये साबित होता है कि हमारी हुकूमत ने कुछ गलत नहीं किया, और लेकिन इस अल्लाह के बंदे को ये तक अकल नहीं है कि ये तो सिर्फ 3 या 4 ऑडियोज़ हैं जो लीक हुई हैं ब्लैक वेब के ज़रिए। अब अगर डार्क वेब के सब फ्लैग आएगा था चैनल उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करके एक काउंसलर का मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था हमारा ये रिकॉर्डिंग्स का जो 8 GB का डेटा है वो 7 करोड़ रुपए में बराए फरोख्त पड़ा हुआ था। तो उस वक्त आपकी वजारत दाखिला कहाँ थी, उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थी, और उस वक्त हमारे जो हसास इदारे हैं वो क्या कर रहे थे और कहाँ थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इस वक्त इस हवाले से एक JIT तश्कील दे दी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे जो PTI के जो यूथियाज हैं, यूथियाज ने जो लंदन में पाकिस्तान की जिस तरह नाक कटवाई, जिस तरह पाकिस्तान की तौहीन और तजलील करवाई, जिस तरह पाकिस्तान की जग हसाई कराई, उससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह कल भी मैंने कहा था कि PTI के कारकुनान की जो तरबियत है वो उसके जो कायद हैं या जो उसके रहनुमा हैं जनाब इमरान खान साहब, उनका अक्स उनमें झलकता है। तो नाज़रीन, इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि फवाद चौधरी ने भी ऑडियो लीक्स के हवाले से एक अहम सवाल उठाया है, और उस सवाल को हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ताहम एक सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि चंद हफ्ते बाद इमरान खान वजारत उज़्मा का हलफ लेंगे। बड़ी मज़हका खेज बात, या फिर शायद यूं कह लें कि ये आज का सबसे बड़ा लतीफ़ा। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं ऑडियो लीक्स से। तो नाज़रीन, ऑडियो लीक्स के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बुध को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है, और ये जो कौमी सलामती कमेटी है ये जो है वो इस ऑडियो लीक्स के हवाले से जो भी मामलात हैं उसकी जो है वो उस पर गौर करेगी। तो 8 बजे की प्रोग्राम मैंने देखा, कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, अगर वो आना चाहे, उनकी फैमिली में आना चाहे तो फैसिलिटेट करें। तो मैं DGI से किया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध के रोज़ तलब कर लिया है। इस इजलास में अहम वज़रा के अलावा ISI चीफ और IB चीफ भी इसमें शिरकत करेंगे, और इस वज़ीर आज़म के आने से पहले ही एक JIT भी तश्कील दे दी गई है, और ये JIT बुध के रोज़ जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा उसमें एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। ये JIT एक अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी जिसमें जो है वो जो भी हक़ाइक़ हैं वो पेश करेगी। इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ होगी कि ये कमेटी न सिर्फ जो बाहर के मामलात हैं उनको देखेगी, बल्कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि उस दिन
वजीर आजम हाउस में किसकी ड्यूटी थी, और उस दिन जिस दिन ये मामलात हुए हैं या जिस दिन ये बातें हुई हैं, तो उन दिनों में किन किन की ड्यूटीज रही हैं। जबकि आपको मैं बताता चलूं नाजरीन के वजीर आजम हाउस इतना हसास है कि वजीर आजम साहब जब ऑफिस में आने वाले होते हैं, तो कोई भी वजीर आजम हो, तो सबसे पहले उनका ऑफिस चेक किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि उनका ऑफिस बग तो नहीं है। उसके अलावा अगर वजीर आजम ने कहीं जाना होता है तो उनकी गाड़ी चेक की जाती है, कहीं गाड़ी बग तो नहीं है। तो यानी तकरीबन सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वजीर आजम को वहां पहुंचने के लिए कहा जाता है। नाजरीन, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये सारी जिम्मेदारी जो है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की होती है। तो नाजरीन, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर अरबों रुपए इस वक्त तक खर्च हो चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो पर अरबों रुपए, यानी पिछले चंद सालों में अरबों रुपए खर्च हुए हैं ताकि इनका जो सॉफ्टवेयर है उसको बेहतर किया जा सके, और जो इनके रिकॉर्डिंग सिस्टम है या जो भी इनके टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उनके हवाले से इनको इतना एडवांस कर दिया गया है IB और ISI को कि वो किसी की भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो मतलब मैं मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहता। तो नाजरीन, हैरत की बात यह है कि 3 सितंबर से डार्क वेब पे हमारे कौमी सलामती के राज बराए फरोख्त थे। 7 करोड़ रुपए या 7.25 करोड़ रुपए की बोली लगी हुई थी और मुख्तलिफ लोग बोलियां दे रहे थे, और उसके बाद तब भी हमारे इदारे सोते रहे और गहरी नींद सोते रहे। उसके बाद जब उस पर सवाल उठने लगे और उसके बाद जब जो रिकॉर्डिंग्स थी उनके सैंपल्स अपलोड किए गए, तब भी ये इदारे सोते रहे। लेकिन जब ये जो सैंपल्स है ये एक समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जब इसको रखा गया, तब जाके इनकी आंख खुली कि ये क्या हो गया है। मतलब ये है कि हमारे जो ये एक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच है, ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और ये कोई पहली बात तो खैर नहीं है, ये पहले से भी होता रहा है। यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके बेडरूम, उनके जो वार्डरोब्स, उनकी गाड़ियाँ, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके चश्मे, उनके पेन, उनकी एक एक चीज़ जो है वो चेक होती रही है। लेकिन इसके बावजूद मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मुख्तलिफ किस्म के जो जासूसी के आलात हैं वो फिर भी पहुंच जाते हैं, और फिर भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और फिर भी ऑडियो लीक्स होती हैं, और फिर भी वीडियो लीक्स होती रही हैं। यानी काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा है। तो खैर, पहले तो एक अलग बात थी कि हमारी अपनी ही एजेंसियां ये कारनामा सर अंजाम देती थी, लेकिन इस बार अगर हमारी एजेंसियों ने ये काम नहीं किया है तो फिर कौन है। तो नाजरीन, इस हवाले से जो बुध के रोज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है उसमें JIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एक JIT के पास वसी अख्तियारात हैं। JIT न सिर्फ वजीर आजम हाउस के जो बड़े आला से आला अफसरान से भी पूछगछ कर सकती है, सारा रिकॉर्ड चेक कर सकती है, एंट्री और एग्जिट के जितनी भी अपना वीडियोज हैं वो चेक करके देख सकती है कि कौन आया कौन गया, या फिर जहां जहां जो उनकी सिक्योरिटी चेक्स हैं वो तमाम के तमाम सिक्योरिटी चेक्स किए जाएंगे। और फिर ये JIT जिनको भी मशकूक समझेगी उनको इंट्रोगेट करेगी और उनसे जो है वो तफसीली उनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। उसके बाद फिर जाके जिस तरह जबकि जो FIA की साइबर क्राइम विंग है उसकी ड्यूटी लगा दी गई है कि ये मामला कहाँ से शुरू हुए हैं, और इनिशियली एक छोटी सी रिपोर्ट भी मुरतब करके, जैसा मैंने गुज़िश्ता शब कहा था कि वो भी सबमिट करा दी गई है, तहम उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। अब देखना ये है कि बुध के रोज़ जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा, कमेटी का इजलास होगा, उसमें क्या होता है। तो नाज़रीन, इसमें सबसे हैरान कुन जो बात है वो राना सनाउल्लाह साहब की है। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, उनको मामले की हसासियत का पता होना चाहिए, उनको मामले की संगीनी का एहसास होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर भी बैठकर जो सियासत कर रहे हैं। नहीं, मरियम नवाज साहबा को उनके सामने अल्लाह ने ये बात कही होगी कि जी मैंने एक प्लांट जो है वो इंडिया से जो है वो इंपोर्ट किया है जो कि आधा आ चुका है। अब पहले तो ये पता करें ना कि ये आधा जो है ये कब आया है, ये हमारी गवर्नमेंट के दौर में आया है या इससे पहले वालों के पहली गवर्नमेंट के दौर में आया है, जो कि आधा आ चुका है। तो अब मैं तो खुद ज़ाती तौर पे जो है वो अगर ये बात मेरे सामने हो तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो उसे जो आधा रह गया वो मंगवाने की इजाज़त दें, या फिर जो आधा आ गया है इसको वापस भेजने की इजाज़त दें। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि
کہ آدھا آ گیا تو آدھا اب روکا جا رہا ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ شاید ہوش میں تھے بھی کہ نہیں تھے. اگر ہوش میں ہوتے تو کم سے کم اتنی بڑی بات کو اس طرح نہ اڑاتے کہ اس کو سیریس نہ لیا جائے. یہ تو اچھی بات ہے کہ پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ غلط نہیں ہو رہا. کچھ غلط نہیں ہو رہا. مطلب حیرت کی بات ہے کہ جس وزیر اعظم ہاؤس میں سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے ہیں, جس وزیر اعظم ہاؤس میں امریکن سائفر سے متعلق باتیں ہوتی رہی ہیں, جس اجلاس میں بہت سارے خفیہ امور یا خفیہ معاملات ڈسکس ہوتے رہے ہیں اور ان کی آڈیو ریکارڈز ہوتی رہی ہیں, یہاں تک کہ 8 GB ڈیٹا ریکارڈ ہوا اور اس کی USB وزیر اعظم ہاؤس سے نکلی اور پھر باہر پہنچی اور پھر وہ ڈارک ویب پر پہنچی اور اس وقت وہ آڈیو لیکس کا روپ دھار چکی ہے. لیکن آپ کو اس کی معاملے کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہے, احساس تک نہیں ہے. آپ کو تو آپ کیا صرف کیا عمران خان کے لیے وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں؟ آپ اس وقت تک آپ کی ایفیشنسی کیا ہے؟ آپ نے کون سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس سے ہم سمجھیں کہ وزارت داخلہ نے ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو محفوظ کر دیا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کے علاوہ کیا وزارت داخلہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وزارت داخلہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھا رہی ہے؟ کیا اس وقت جو صوبوں میں جو کرائم ریٹ جس طرح بڑھ رہا ہے, کیا وہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد وزارت داخلہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نیکٹا کہاں چلا گیا؟ جو انسداد دہشت گردی کا جو ایک خاص ادارہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ نیکٹا ایک کوارڈینیشن کرتا تھا تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب تھوڑا سا ہوش سے کام لیں. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے, یہ ہمارے ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے اداروں کا معاملہ ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ اس طرح تو پھر ہمارا GHQ اور جو ہمارے ایٹمی تنصیبات ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہوں گی. تو تھوڑا سا ہوش سے کام لیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سارے معاملات 7 کروڑ روپے کی بولی لگی ہوئی تھی اور ہمارے ادارے ہیں کہ خاموش تھے, سو رہے تھے, اور جب یہ ساری چیزیں ٹویٹر پہ آئیں تب ان کو پتہ چلا اور پھر جا کے انہوں نے اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے ایفرٹس لینا شروع کی. تو ناظرین, اس وقت جو انتہائی اہم کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی بھی جب کرائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس یہ دیکھتی ہے کہ اس کرائم کا بینیفیشری کون ہے, تو پھر اس بینیفیشری کو دیکھا جاتا ہے. تو ناظرین, میں نے کل ہی کہا تھا کہ اس کے تانے بانے عمران خان سے جا کے ضرور ملنے ہیں, تو بالآخر آج عمران خان نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا. اور پھر آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے. ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں. ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو وہ مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں, میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو, فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس یہ ہے الیکشن. ناظرین, عمران خان کی اس تقریر نے بہت سارے سوالوں کو جنم دیا ہے. بہت سارے سوال پیدا ہوئے ہیں کہ اگر مطلب جو آنے والی آڈیو ہے اس کا آپ کو کیسے پتا چلا, یا تو پھر یوں کہیں کہ آپ لوگوں کے لیے تو 7 کروڑ کی بڑے اماؤنٹ نہیں ہے, آپ نے وہ تمام آڈیوز پرچیز کر لی ہیں, خرید لی ہیں, اب آپ ان کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی عادت رہی ہے کہ جس طرح سابق چیئرمین نیب کی جو آڈیوز اور ویڈیوز کو یوز کر کے آپ ان کو استعمال کرتے تھے, آپ کو اپنے ہی لوگوں کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کو بلیک میل کرنے کی عادت ہے, تو پھر یہاں پر آپ کیسے باز آ سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس وقت سب سے بڑا بینیفیشری اس چیز کا جو ہے وہ عمران خان ہے, اور عمران خان نے خود اپنی اسپیچ میں اس چیز کا اندیا دیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو آنے والی آڈیو ہے اس میں کیا ہوگا. تو ناظرین, اس کے ہٹ کر ہم اگر بات کریں تو جو ہے وہ PTI رہنما فواد چودھری نے اس آڈیو لیکس کے حوالے سے اور ہماری جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان سیکرٹ ایجنسیز کی کارکردگی کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے ہیں. کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ 20 اگست سے ایک ویب سائٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل پہ لگی ہوئی ہیں اور ہماری ایجنسیز کو کچھ پتہ نہیں چلا. بالآخر جب یہ وہاں پر نہیں بکیں اور عام آدمیوں کا ایکسیس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ ہوا
जिसका नाम उस शख्स ने ZE_LUCY लूसी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया और उस ट्विटर अकाउंट ने जो कन्वर्सेशंस की चंद मिनट की झलकियां जो हैं वो आम लोगों के लिए रिलीज़ कर दी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो हद ही कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस गुफ्तगू से तो पता चल रहा है कि हमारी हुकूमत कितनी अच्छी गवर्नेंस दे रही है। कहूँ कि हम भरपूर मजम्मत करते हैं इस सिक्योरिटी लैब्स की। नाज़रीन, अब हम थोड़ा सा लंदन की बात कर लें तो लंदन में आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, एक तूफान बदतमीजी उठा हुआ है। जिस तरह मरियम औरंगजेब के साथ जो कुछ हुआ, या जिस तरह जब तक अपना वजीर आजम शहबाज शरीफ वहीं पर थे तब तक जो कुछ होता रहा, जो कुछ सड़कों पर जिस तरह जो वहाँ हमारे जो मुकीम है पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानीज, उन्होंने जो तमाशा वहाँ खड़ा किया, जिस तरह पाकिस्तान की नाक कटवाई, जिस तरह पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई का सबब बने, ये इंतहाई शर्मनाक बात है जिसके हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोज रख रहा हूँ। आखिर में एक वीडियो है कि जिसमें एक हामिद मीर साहब जो बहुत नामवर सहाफ़ी हैं और उनके हवाले से एक खातून, यानी उनके एक ट्वीट के हवाले से एक खातून जो वजाहत कर रही हैं, जरा उसको गौर से सुनिएगा। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदारनी है, चोरनी खा के लूट के और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये, पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। ये मरियम औरंगजेब डट्टू चार्जर यहाँ लंदन में सबसे महंगे सेंट्रल एरिया मार्बल आर्च एंड यहाँ पर ये कॉफी शॉप पे इसमें कॉफी ली है। पाकिस्तान में वहाँ पर लोग पानी को तरस रहे, ये यहाँ पर डाइट कोक ऑर्गेनिक कोक पी रही है। लाना तो इसके ऊपर रख दी, ये यहाँ पर पाकिस्तान के पैसे से ऐश कर रही है। और ये एक छोटा चोर यहाँ आया है, बेड़ा गर्क है इसका भी, पाकिस्तान का पैसा खा के। लानत है, लखदी लानत तुम लोगों पे। मीटिंगें हो रही है, मीटिंगें यहाँ पे, मीटिंगें जो मर्जी मीटिंगें करो, मीटिंगें नहीं होगी। बाहर निकल तू भी, वो इधर है, वो यहाँ सलाम खान का पैसा खा के इधर आया है तू यहाँ। अभी मरियम डट्टू की बेइज्जती करी है हमने। मरियम डट्टू सबसे महंगी शॉप पे यहाँ पर कॉफी पीने आई है, सलाब वहाँ पर पाकिस्तानियों को पीने का पानी नहीं है। ये चोर की बच्ची यहाँ पर आई है बगैरत, अल्लाह करे इसका बेड़ा गर्क हो। उनके घर के बाहर हमने मार्च किया है एवरफील्ड हाउस से, और हमें मरियम औरंगजेब भी मिली है, और हमने भी उस टोर्नी को सही वेलकम किया है। और हम यहाँ इधर सब करने आए वेलकम, पीसफुल प्रोटेस्ट करने। मुंह काला करा के, माइक्रो ब्लेडिंग करा के, मुंह पे सारी स्किन उतारी, मास्क पहनो में, मास्क ऐसे जा रही है, ऐसे ना ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही थी। और यहाँ पर यहाँ पर ये सबसे महंगी यहाँ एक हामिद मीर का ट्विटर पे एक उसने ट्वीट किया है कि बुर्का पोश खातून फिर रही हैं और कह रही हैं एक औरत को जलील कर रही हैं। आप मुझे ये बताएं, वो औरत जो मुल्क का सारा पैसा खा गई, मुल्क डूब रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग अयाशियां मार रहे हैं इस तरह से सबसे महंगी जगह पर जाकर कोक्स पी रही हैं, और जिनको जरा भी पड़ा, 2,000 पाकिस्तान की आवाम को उन पे एहसान कर दे रही है, उन्हीं के टैक्स का पैसा यहाँ पे अयाशियां मार रही है। तो ये कैसे पाकिस्तान की आवाम से बच सकते हैं? आगे से बात करती है, हमसे बात नहीं कर रही है, आगे से और हंस के हमें दिखा रही है। यार क्या हमारा खाकर और हमें ही तुम लोग शेर बन के दिखाते हो, और फिर ये सहाफी, ये लफाफे कहेंगे कि हमें शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? तुम्हें तो लफाफे मिलते हैं, तुम करो शर्म, हमें लिफाफे नहीं मिलते। नाज़रीन, ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इमरान खान का किरदार क्या है, इमरान खान की तरबियत क्या है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इनकी तरबियत बदतमीजी, बदतहजीबी, बदकलामी, बद इखलाकी से शुरू होकर यहीं पर ही ख़त्म होती है। इनको अपने गिरेबान नज़र नहीं आते, इनको अपनी माएँ बहनें बेटियाँ नज़र नहीं आती,
दूसरों के बाल नोचना, दूसरों को गंदे अलकाब और गंदे अल्फाज से नवाजना, ये इनका शेवा और तुर्रा इम्तियाज बन चुका है। पीटीआई जिस तरह, जैसा कि मैंने कहा कि ये तरबियत इनको इनके लीडर ने दी है और इनके लीडर को ये तरबियत उनकी माँ की गोद से मिली है। तो जिस तरह इनका लीडर जब खिताब करता है तो ये नहीं देखता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वजीर आजम को चेरी ब्लासम बोल रहे होते हैं और अपना मौलाना फजल रहमान साहब को मौलाना डीजल बोल रहे होते हैं और आसिफ जरदारी को बड़ी बीमारी बोल रहे होते हैं। तो भाई अगर कोई आपको कहे कि वो बंदर दे मुंह वर गया, आपकी शक्ल भी तो बंदर जैसी है, तो फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी? मतलब ये कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। मैंने एक मिसाल दी, ये लफ्ज पहले कोई बोल चुका है, आपको पता है किसने बोले थे, वो बहुत बड़े आलिम थे, क्योंकि वो आपके किरदार के बारे में जानते थे। तो आज आप अपने वर्कर्स की जो तरबियत कर रहे हैं, उनका किरदार जिस तरह बना रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। और आपको, आपकी पार्टी को कम से कम अब थोड़ा सा समझदार हो जाना चाहिए। थोड़े से सियासी जो दाव पेच होते हैं वो सीख लेने चाहिए। आपको सीख लेना चाहिए कि सियासत में बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज़ है। सियासत में बर्दाश्त करना पड़ता है, सियासत में सुनना पड़ता है, सियासत में कारकुनों की सुननी पड़ती है, सियासत में मुखालफिन की सुननी पड़ती है, सियासत में हर तरह के लोगों की सुननी पड़ती है। यहाँ तक कि एक फटाफट आ जाए, पंप पे आ जाए, डॉक्टर यासमिन है, पेट्रोल पंप पे आए, फटाफट जल्दी आए। पता नहीं बगारत कौम हो गए हो तुम लोग, सही मायने में बगारत हो तुम लोग। अपनी जबान अच्छी तरह नहीं, अच्छी बोलो, बस अच्छी जबान। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्या एक्शन लेती है, या किस तरह के इकदाम किए जाते हैं, या बरतानिया की हुकूमत से किस तरह की जो है वो सफारतकारी की जाती है। इस हवाले से सुनने में तो ये आ रहा है कि इन लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं वो ब्लैक लिस्ट किए जा रहे हैं और इनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लैक लिस्ट किए जा रहे हैं। जितने लोग हैं, यानी इनकी शनाख्त की जा रही है और शनाख्त के बाद इनके पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। तो इसके बाद अब इमरान खान आपको आएगा बचाने। आप जिस इमरान खान के लिए मैं तो ये लफ्ज़ कहूँगा कि बरहना होकर ख़वातीन खड़ी हो गई, तो क्या आप इमरान खान आपको वो कपड़े पहनाने आएंगे? क्या आपको बचाने के लिए आएंगे? क्या जिस तरह सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ, वहाँ जो पीटीआई के कारकुनान ने किया, उसके बाद वहाँ जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, तो इमरान खान ने जाके उनसे पूछा भी सही। तो भाई आप आज़ाद बने, अब भी आप गुलाम हैं एक सोच के, गुलाम है एक फर्द के। आप अपनी सोच को वसी रखें, अपनी सियासी सोच को और अपनी सियासी बसीरत को वसी रखें। आप जो भी बात करें दलील के साथ बात करें, दलील में और गाली में फ़र्क होता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।